अपने क्लास को। वीडियो ऑफ रखो ना सर। अभी यहाँ पर वो फोल्डर खोलो सर, अभी यहाँ दिखता है। फोल्डर खोल लीजिए ना सर, देवेंद्र सर वाला फोल्डर आपके खोल लीजिए। ये तो खोल लिया ना। हाँ, और वापिस खोलिए टेम्परेचर कौन सा था, ये था ना टेम्परेचर ना, यहाँ दिख नहीं रहा इसी। और एक बार खोल लेते सर टेम्परेचर, और एक बार खोल लेते। तो आया क्या तो दिख रहा है ये वाला, ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है पीपीटी? हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है सर। ठीक है, नाइस नाइस, प्लीज। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर। तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे अपने। टेम्परेचर के बारे में जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जिसको भी कुछ भी आइडिया है प्लीज। थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, हाँ, आपस में बातचीत करते रहेंगे। टेम्परेचर क्या होता है सर? हाँ जी। Intensity of a heat in an object, any object. Intensity, that is the तीव्रता of heat in any object. बिल्कुल बात सही है आपने, काफी हद तक सही बताया है। लेकिन जो बिल्कुल ऑथेंटिक डेफिनेशन टेम्परेचर का है, ये है इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कि किस, बिल्कुल आपने सही कहा, हीट से ही रिलेटेड है। तो किस हद तक कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसको स्केल आउट कर लेते हैं और उसको हम टेम्परेचर नाम देते हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं एक स्केल पर, जिसका नाम हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। कोई सपोज दो बॉडीज हैं और उनका एक के पास हीट कंटेंट ज्यादा है, दूसरे के पास कम है। तो अगर हम उनको मेजर करेंगे किसी भी स्केल को यूज करके, किसी भी थर्मल स्केल को यूज करके, तो उससे एक बात पता चल जाएगी भाई कौन सी बॉडी ज्यादा गर्म है, कौन सी बॉडी थोड़ी कम गर्म है। तो बेसिक डेफिनेशन हुआ, आप नोट कर सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। It is the measure of temperature is the measure of degree of hotness or coldness of a body। बराबर। अब मेरा एक सिंपल जनरल सा क्वेश्चन है कि एक मान लीजिए एक वुडन का, लकड़े का एक आपके पास टुकड़ा है और दूसरा एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन का। दोनों सेम मास के हैं और दोनों को आपने सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में, सूरज की रोशनी में रख दिया, 1 घंटे तक रखा। अब दोनों का अगर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? लोहे का सर। और किसी का आंसर? आंसर है बराबर होगा दोनों का टेम्परेचर। कैसे लोहे का ज्यादा होगा? टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा बिकॉज दोनों जो है वो एक ही जगह पर रखे हुए हैं और दोनों को बराबर हीट मिली हुई है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर बराबर आएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट, किसके पास कितनी थर्मल एनर्जी है उसको मेजर करते हैं। फिर से मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलता हूं, इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी।
सेकेंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सैंपल, ठीक है। तीसरा है द 3 टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। अच्छा, ये बड़ी जोरदार चीज है। टेम्परेचर को मेजर करने के वजह से बहुत सारे स्केल्स हैं, हम आप अपने नाम से भी स्केल बना सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आज की डेट में ज़्यादा प्रचलित स्केल है वो है सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट का मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है आज के डेट में, वो उसमें हम केल्विन स्केल को स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज करते हैं टेम्परेचर के, ठीक है। और टेम्परेचर आपको पता ही है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसमें टेम्परेचर भी है। आगे चलते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, एटम्स आर इन कांस्टेंट मोशन इवन इन सॉलिड ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सारे लगातार वाइब्रेशन में होते हैं। द बैक एंड फोर्थ जिगलिंग ऑफ एटम्स इज कॉज थर्मल एनर्जी। जो आगे पीछे इनका मूवमेंट है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, इसके कारण इनके पास थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोमीटर कैसे काम करता है। तो बहुत सारे तरह के थर्मोमीटर होते हैं। आप वाटर बेस्ड भी बना सकते हो, आप मर्क्यूरी बेस्ड भी बना सकते हो, ठीक है। और वो हीट सेंस करके एक्सपेंड होती हैं और उसको हम लोग स्केल अप कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। आगे बात करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। थर्मोमीटर काम कैसे करता है उसके लिए आप देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ, सपोज अल्कोहल का भी हम अपने बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल को एज यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, नीचे जो बोल है उसमें अल्कोहल डला हुआ है, रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हीट के कारण एक्सपेंड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन अ थर्मोमीटर कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एज टेम्परेचर राइजेस the alcohol molecule move faster and bounce off each other. The liquid alcohol expands and takes up more space in thermometer, ठीक है। और कहां तक गया, कहां तक उसकी रीडिंग आई है, उसके हिसाब से इसको हम मेजर करते हैं। सेल्सियस स्केल के बारे में समझते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सेल्सियस स्केल ही होता है, ठीक है। दूसरी बात है, इसका हम स्केल बनाते कैसे हैं। इसको हम वाटर हर जगह इजिली अवेलेबल है, अबेंडेंट है, तो उसके हिसाब से जब वाटर जिस समय आपका फ्रीज हुआ है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस नाम देते हैं, और जिस समय वाटर बॉईल हो रहा होता है उसको, अच्छा, स्टैंडर्ड प्रेशर पर ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस समय वाटर फ्रीज हो रहा होता है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस नाम देते हैं, और जिस समय वाटर बॉईल होता है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस नाम देते हैं। तो कितना डिफरेंस हुआ, 100 का। और इस पूरे स्केल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस नेम दिया जाता है, और बॉइलिंग वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस नाम देते हैं। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, डिफरेंस है, उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट का नाम बोलते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रेफरेंस क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और दूसरा रेफरेंस, अपर रेफरेंस क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। इक्वल, इसको हम डिवाइड कितने करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो एक पार्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही केल्विन है, पहला पॉइंट है, दिस इज द मीट्रिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन इज कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको छोड़ देते हैं, 270 -273 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया कि 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 केल्विन, और इसका नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, और 0 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन होगा, किसके बराबर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर से बोलता हूं, 273 नहीं, -273, ठीक है। अगला पॉइंट है, केल्विन यूज द सेम स्केल एज सेल्सियस। मतलब जब आपका वाटर फ्रीज होता है तो उस समय
जो टेम्परेचर होता है, हम सेल्सियस में कितना यूज किया था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर केल्विन स्केल पर 273, ध्यान रखिएगा, +273 केल्विन नाम दिया जाता है उसको। कितना नाम दिया जाता है, +273। मैं फिर से बोलता हूं, स्टैंडर्ड है 273.15 छोड़ दीजिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर केल्विन स्केल पर 373 केल्विन। इस डिफरेंस को 273 और 373 को अगेन 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम बोल दिया 1 केल्विन। बराबर, ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। कुछ जरूरत हो तो नोट भी साथ में कर लीजिएगा। और सर 0 डिग्री तो -273 है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -272 होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, फिर से मैं बोलता हूं वाटर जो है, वाटर जिस समय फ्रीज होता है उसको हम +273 डिग्री +273 केल्विन नाम देते हैं। ख्याल आ गया? +273। और वाटर जिस समय बॉइल होता है उसको हम +373 केल्विन नाम देते हैं। बराबर, जो -273 है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रापोलेट, फिजिक्स में मतलब उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके लेके आए हैं, ठीक है। और 0 केल्विन जो है, 0 केल्विन को हमने डिफाइन किया है, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, वो डिफरेंट हो गया, ये थोड़ा ये डिफरेंट हो गया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कन्वर्जन है। फॉर्मूला भी आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फ़ारेनहीट जनरली यूनाइटेड स्टेट में यूज होता है। इसमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहीट माना जाता है। कितना माना जाता है? 32 फ़ारेनहीट। और जब वाटर बॉईल होता है फ्लाइट चेंज तो, नहीं हुआ। हाँ जी, और जब वाटर बॉईल होता है तो उसको हम लोग 212 फ़ारेनहीट नाम देते हैं। और ये डिफरेंस कितना हुआ, 32 और 212 का डिफरेंस हुआ 180। तो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम दिया फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो समझ में आ गया? एक कहीं ना कहीं एक मेंटल नोट बना लीजिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल पर कितना है, 0। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका केल्विन स्केल पर कितना है, 273। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है, 32, ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पर 100। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर 373। अगेन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर 212, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्केल आपका सेम है, नाम उसको नाम अलग अलग दे रखा है और रेफरेंस पॉइंट्स अलग अलग चूज किए हैं। कल को आप अपने नाम से भी स्केल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राकेश, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राकेश जी ने एक स्केल बनाया। उन्होंने कहा वाटर जिस समय फ्रीज हो रहा होगा मैं उसको 400 आर बोलूंगा, 400 राकेश, ठीक है। और जब वाटर से बॉइल हो रहा होगा तो उसको मैं 700, ठीक है, आर बोलूंगा, ठीक है। तो 400 आर से 700 आर, डिफरेंस कितना हुआ, 300 का। इसको 300 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट का नाम बोल दिया 1 आर, 1 राकेश, ठीक है। लेकिन राकेश इतने पॉपुलर नहीं है कि इनका इनका स्केल यूज किया जाए। तो अभी नॉर्मली 3 ही स्केल है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? तो स्केल बनाना बहुत आसान है, बस उसका बस बेसिस, आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि वाटर ही आपका बेसिक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। आप वाटर के बॉइलिंग स्टेट्स को समझ लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसको आप नाम दे सकते हैं और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप स्केल डेवलप कर सकते हैं। दैट्स इट। आगे समझ में? हाँ जी बताएं।
ठीक है, तो अपने को पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्जेक्ट, हाँ, एज टेम्परेचर राइजेस मॉलिक्यूल्स इन द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव फास्टर, ये अपने भी जानते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्लोअर हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और डेंसिटी में रिलेशन है, मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर, दे टेक अप मोर स्पेस, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा स्पेस वो अक्वायर करते हैं, इसकी वजह से डेंसिटी ड्रॉप होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी गैस लेते हैं या कोई भी मटेरियल है तो टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एक्सपेंशन होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण डेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एज वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, सो द ऑपोजिट इज ट्रू, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर वही बात इन्होंने बताया है, इस स्केल में समझाने की कोशिश की है। क्या किया है इन्होंने, फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन बताया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब 32 डिग्री है फ़ारेनहाइट स्केल पर तो उसको वो इक्विवेलेंट है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट, ठीक है। और जब वाटर आपका बॉईल हो रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 है और डिग्री सेल्सियस स्केल पर 100 है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, the Kelvin temperature scale is useful in science because it starts at absolute zero. केल्विन ने बहुत सोच समझ के अपना स्केल डेवलप किया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए कि जीरो केल्विन का कॉन्सेप्ट। जीरो केल्विन जो है वो एक्चुअली थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है कि जिस समय गैसेस जो हैं वो गैसेस, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैस का हाँ, गैसियस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है, उसको हम उस तरह से डिजाइन करते हैं तो उसको हम 0 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब केल्विन 0 से शुरू होता है तो 0 से शुरू होके कहाँ आता है 273 पर, समझ लीजिए 0 से 1 2 3 4 अप टू 273 पर आने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ। ध्यान रखिएगा 0 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ठीक है, और 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ओके। एग्जाम्पल है अपना, ये टाइटन है, ये टाइटन क्या है, सैटेलाइट है, आई थिंक सैटर्न का या किसी का। इसका टेम्परेचर कितना है 93 केल्विन। तो 93 केल्विन का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि ये गर्म है, माइनस मतलब डिग्री सेल्सियस में बहुत कम टेम्परेचर हुआ 93, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, इससे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 32, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है तो एक आप फॉर्मूला याद रखिए, दोनों फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो, हेलो, किसी को बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट 0 का मतलब हुआ 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 है और सेल्सियस स्केल पर इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यू कैन नॉट हैव अ टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट 0। अगर कोई पूछता है एब्सोल्यूट 0 से भी छोटा टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थिंक ऑफ द एब्सोल्यूट 0 एज द टेम्परेचर एट विच एटम्स आर फ्रोजन। ऐसे आप सोच सकते हैं कि उस समय एटम जो है वो फ्रीज हो चुके होते हैं, ठीक है।
उनका जो रैंडम मोशन है वो सीज हो चुका होता है। ठीक है, बस इसमें इस टॉपिक में टेम्परेचर वाले उसमें इतना ही। टेम्परेचर में आप कुछ बातचीत करना चाहेंगे? अच्छा, हीट क्या होती है? हीट के बारे में, हीट की डेफिनेशन बता सकते? हीट और एनर्जी में डिफरेंस क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हैं? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या एक्चुअली ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन और कैसे बोल सकते हैं, और क्या डिफरेंस है? कैलोरी में गिनते हैं हम लोग, हैं? कैलोरीज में गिनते हैं सर। तो मैं जल्दी से बोल देता हूं इसकी एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। हर किसी बॉडी में ना, मतलब हीट वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांजिट हो सकती है। तो कई बार हीट जो है वो एनर्जी मानी जाती है जो ट्रांसफरेबल हो। ठीक है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये कहीं नोट कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आपको शेयर हुआ, दिखाई दे रहा है? यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हीट की पारा डेफिनेशन। कितना डिग्री पे जमता है सर? हाँ जी, जो पारा होता है वो कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? मर्क्यूरी। यस सर। ये आपने बड़ा जोरदार क्वेश्चन किया एक्चुअली। मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि काफी। बाकी तो सभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्यों? नहीं। मर्क्यूरी देखिए देखिए, इसमें कैसे है कि मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, लेकिन अल्कोहल से ज्यादा कम। मतलब आपको पता है कि कई बार हम अल्कोहल यूज करते हैं रेडिएटर्स वगैरह में। कार की रेडिएटर में हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी, मतलब सॉरी, अल्कोहल, पानी वगैरह नहीं यूज करते, अल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट वैसे काफी कम होता होगा, मुझे लगता है कि -30-40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। -38 -38 है? 83 ठीक है, -38 हाँ, तो ये जरा नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये जरा नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मर्क्यूरी जो है कि -30, मतलब 40 के आसपास मुझे याद है, तो इस पर ये फ्रीज हो जाएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, और भी कंडीशंस होती हैं इसमें, जरा आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। प्रेशर ज्यादा करेंगे तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और लो, और जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उधर जो कुकर वाला कॉन्सेप्ट है, कुकर में दाल वगैरह कैसे हो जाता है, तो उसमें होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर बढ़ जाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट उसमें पानी का 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, जरा रिलेट कर लीजिएगा। प्रेशर इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाने से, सॉरी, टेम्परेचर आपका जो बॉइलिंग प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरे एंड पर प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, अब वो -10, -20 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा प्रेशर के साथ। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये प्योर मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो इसको जरा देख लेते हैं। आपको शेयर हो रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का स्लाइड? बताइए प्लीज, एक बार बोल दीजिए तो फिर मैं आगे चलूं। यस सर। ओके, नाइस नाइस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले आपको समझ लीजिए, नेचर में ना, हम न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 नियम दिए थे। अब तीनों नियम तो आपको पता ही होगा। एक तो पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो न्यूटन का पहला नियम है।
ठीक है। और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स को उन्होंने डिफाइन किया, क्या कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब टाइम का रेट है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। और वहीं से डेफिनेशन आया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कई बार लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ जो है ये ट्रू लॉ है, और वहीं से पता चलता है एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इन जनरल बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक लॉज हैं, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फोर्सेस नोन इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में केवल 4 फोर्स हैं, पता है आपको, ये तो पता ही होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस, जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होते हैं उसके कारण ये आती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एक्चुअली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज, ठीक है। और चार्ज, जब भी हम चार्ज का नाम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नाम सबसे पहले आता है, वैसे प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियस टुगेदर। आपको पता है कि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं, जबकि हमें पता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन तो रिपेल, इतने स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के बावजूद बहुत सारे प्रोटॉन एक छोटे से स्पेस में रहते हैं। तो वो कमाल है केवल और केवल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की प्रेजेंस में जो सारे रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो भी शांत हो जाते हैं, उस रिपल्शन के अगेंस्ट उनको होल्ड करके रखता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये फोर्स कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स है। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह विजिबल है, एप्पल का गिरने से, फॉल अर्थ के सरफेस पर फॉल करने से लेके और जितने भी प्लैनेटरी मोशन है, इवन गैलेक्टिक जो एक्टिविटीज हैं, सब ग्रेविटेशनल मोशन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही गवर्न होती हैं, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो बहुत अप टू इंफिनिटी ये काम करता है, ठीक है। अगला जो है इसमें वीक न्यूक्लियर है, वीक न्यूक्लियर जो चौथा टाइप है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव इन एटम्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है, रेडियो एक्टिविटी जो है उससे उसी से गवर्न होती है। इवन ये कहते हैं कि सन से जो हमें जो लाइट मिलती है ना, उसके लिए भी वीक न्यूक्लियर फोर्स ही जिम्मेदार है। वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो जो एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेचर में केवल 4 फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप 5वां फोर्स बता सकते हो कोई, कोई फोर्स बताओ जो आपको लगता हो भाई ये इसको शायद छूट गया। बताइए। हेलो, किसी को बोलना पड़ेगा, क्या बात है आज। Yes, sir. No, sir. No, sir. याद नहीं आ रहा। कोई फोर्स हेलो। बताइए, हाँ जी बताइए। हाँ, सर। हाँ, अच्छा मैं पूछता हूँ फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी में आएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या डिफरेंट फोर्स है इन चारों फोर्सेस से, या किसी कैटेगरी में आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारे फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आ जाएंगे। और बताइए और कोई फोर्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है वो 4 ही फोर्स है और इन्हीं में सारे फोर्सेस आ जाएंगे। कई बार पूछा जाता है फ्रिक्शन फोर्स किस कैटेगरी में आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अब आगे होता है सर, हाँ जी, जो
कोई मतलब कोई वर्क करते हैं वो जो फोर्स लगता है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आएगा। लिफ्टिंग है या पुलिंग पुश पुलिंग पुशिंग सब ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, दो तरह के फोर्स होंगे, कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है, जबकि हम एक अपनी इंजन से और वैगन को खींचते हैं, वो कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, एग्जिस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड टचेस अ सिस्टम एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। टच करके खींचना, रस्सी बांध के खींचना, कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, पुश करना, पुल करना, ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्स कहलाएंगे। जैसे पुली है, पुली के दोनों तरफ आप मास हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसा फोर्स होगा, आपका कांटेक्ट फोर्स होगा। वेल है, कुआं है, कुएं से पानी निकालते हैं आप रस्सी से, वो भी एक तरह से कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, बस इसमें आप टेबल पर कोई बुक रख देते हो, बुक वहां पर क्या रहती है, वो स्टेबल रहती है, मूव नहीं करती है, पड़ी रहती है बुक, तो वहां पर भी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। एक तो वेट बुक का टेबल पर एक्ट होता है, अर्थ अपनी तरफ पुल करती है, और उसके बदले में टेबल के सरफेस से बुक पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, कई बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला टॉपिक है फील्ड फोर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन मूव विदाउट समथिंग डायरेक्टली टचिंग, टच नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये सब सारे के सारे जो हैं वो क्या है, कहीं पर कोई कांटेक्ट नहीं होता है, फील्ड काम करती है इसमें। ठीक है, उसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल का गिरना, ठीक है, सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्व होना, अर्थ के अराउंड मून का रिवॉल्व होना, ये सारे के सारे फील्ड फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। ठीक है, और भी दूसरे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, सारे के सारे, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ये सब फील्ड फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन भी एक तरह से कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, फील्ड फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, ओके, और बहुत सारे दूसरे और फोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं मास की। मास क्या चीज होती है, मास क्या होता है, मास की डेफिनेशन सोच लीजिएगा, मैं डेफिनेशन नहीं यहाँ बताऊंगा। मास, मेजरमेंट ऑफ हाउ डिफिकल्ट इज टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। मास को हम इनर्शिया से रिलेट करते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है स्टेट चेंज का अपोज करना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स होती हैं, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो स्टेट चेंज का अगर अपोज कोई बॉडी करती है तो इसका मतलब उसके अंदर मास है। जिसके अंदर जितना ज्यादा मास, उसके अंदर उतना ही स्टेट चेंज का अपोज की टेंडेंसी, और इसका मतलब उसका उतना ज्यादा मास। एक ट्रक है और एक छोटी सी कार है, ट्रक को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा होने का मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसका स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो मास ऐसे बोल सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ज्यादा तो मास ज्यादा। ठीक है, ओके, तो इसको आप जरा समझ लीजिएगा। हाँ, न्यूटन्स लॉ, सबसे पहले न्यूटन को ख्याल आया था, एप्पल गिरा था, वहीं से सारी कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, पहला जो लॉ है ये आप जानते ही हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, कोई जो बेसिक डेफिनेशन है, कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। ठीक है, जब तक कि अनटिल अनलेस इट इज कंपेल्ड टू एक्ट अदरवाइज। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है,
जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए एक बस में जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक लगा दिया। बस में सीट पर बैठे हैं आप, ड्राइवर ने ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगा दिया, तो आपका जो अपर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट, वो किधर मूव करेगा? फ्रंट की साइड में या बैक साइड में? फ्रंट साइड। फॉरवर्ड। बिल्कुल फ्रंट की साइड। ठीक है, अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और क्या होता है, जैसे मान लो बस में खड़े हैं, बस रुकी हुई है, ऑल ऑफ सडन बस स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होगा हमारे ऊपर? क्या होगा? बैकवर्ड साइड। बैक साइड में फोर्स होगा। बैक साइड में रहेंगे, वो होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और टर्निंग पर भी यही होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑल ऑफ सडन आप टर्न कर जाएं, तो आपकी बस मान लो ऑल ऑफ सडन टर्न कर गई, तो किधर, अंदर की तरफ आप झुकेंगे या बाहर की तरफ? यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप बाहर की तरफ जाते हुए आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी जो है वो ऐसे, अगर विंडो वगैरह सपोर्ट ना हो तो आप बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑल ड्यू टू, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन चीज होती है इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है, अब है इसमें जो सेकेंड लॉ है, उसको आप F इज इक्वल टू ma, जहां पर m मास है बॉडी का और a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम या डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, तो यहां पर बेसिक जो डेफिनेशन है सेकेंड लॉ का, वो है फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड विच इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का होता है किलोग्राम, तो फोर्स का जो यूनिट बना वो बना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब क्या होता है? नेचर में जो फोर्सेस हैं वो पेयर में हमेशा होती है। कैसे होती है? पेयर में। कभी कोई सिंगल फोर्स नहीं होता है नेचर में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पर नेचर में कोई सिंगल फोर्स नहीं है, हमेशा पेयर में होंगी फोर्सेस। ठीक है, ये अंडरलाइन करिएगा। फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, नॉट अ सिंगल फोर्स। ठीक है, सिंगल फोर्स होता ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसमें कुछ आपको बातचीत करना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तो इसमें सॉल्व हो जाएंगे ना। हेलो सर हाँ जी, हो जाएंगे सर। हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, खाली पढ़ना है आपको। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो अपने देखते रहेंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स का बाद में कॉन्सेप्ट है, इसी को फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया? तो रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, तो और दूसरा इसमें है मास, इसका आंसर भी इन्होंने कहा, मास इज मेजर ऑफ हाउ मच इनर्शिया समथिंग हैज। ठीक है, इज इनर्शिया अ फोर्स? नो, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान रखिएगा, इनर्शिया क्या है?
फोर्स नहीं है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समथिंग हैज इनर्शिया, इनर्शिया डज नॉट एक्ट ऑन समथिंग, ये किसी पर एक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, a force of gravity between sun and its planet holds the planet in orbit around the sun. If that force of gravity suddenly disappear, अगर ये force of gravity all of a sudden disappear हो जाए, in what kind of path would the planet move? ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, वो फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विद द कांस्टेंट स्पीड। जो सर्कुलर पाथ है वो उस पर नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ मूव्स अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू सन। अर्थ जो है अपने पाथ पर किस स्पीड से मूव करती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जरा देखिएगा, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, किलोमीटर और सेकेंड है, किलोमीटर आवर आर नहीं है। 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अर्थ 30 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बट व्हेन यू जंप अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ वॉल, the wall doesn't slam into you 30 kilometer. Why? Because आप जो दीवार है या आप हो, ये सब क्या है, सबकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ की इटसेल्फ स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड सबके लिए अप्लाइड है, इसीलिए आप और वॉल का जो रिलेशन होगा उसमें 30 किलोमीटर पर सेकेंड कहीं अपीयर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं, इसको जरा देख लीजिए, खाली देखते रहिएगा बस। इसमें एक क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू ma पर। हेलो पाठक जी, मैं अभी लेक्चर में हूँ, तो मैं 2 घंटे के बाद F is equal to ma. If you double the mass, you double the force. If you double the acceleration, you double the force, ठीक है। मतलब what if you double the mass and acceleration, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 4f का हो जाएगा, ठीक है। डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन क्वाड्रुपल्स द फोर्स, फोर्स 4 गुना हो जाता है, ठीक है। यूनिट से रिलेटेड भी बातें हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने ने पहले भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। समरी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। एक्सेलरेशन जो है वो f के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, m into a। m और a में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अच्छा, मास और वेट में तो फर्क आपको पता ही है, वेट इज फोर्स और ये वेट किसके बराबर होता है? मास इनटू mg के बराबर होता है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो, ठीक है। वेट इज अ फोर्स और मास तो आपका क्या है? इनर्शिया का इनर्शिया है। मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। इनर्शिया का जो फिजिकल मतलब है वो लेजीनेस है, ठीक है। लेजीनेस समझ सकते हो कि जो जैसे जिस स्टेट में है उसी स्टेट को मेंटेन रखने की टेंडेंसी, ठीक है। मास, ठीक है, लेजीनेस मतलब अच्छे से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। और वेट हमेशा फोर्स होगा, वेट फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर g जो है mg है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप सॉल्व करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप जरा देख लेना, 2-4 न्यूमेरिकल देख लेना। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें है 50 न्यूटन फोर्स अप्लाइड फोर्स ड्रैग्स 8.16 किलोग्राम लॉग, एक लॉग है, ठीक है, उसको राइट साइड में ड्रैग किया जा रहा है। 50 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और बैकवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। आपको पूछा गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? 50 माइनस 40 दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। तो नेट F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, और मास कितना है लॉग का 8.16। तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, नेट फोर्स दैट इज 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 8.16 किलोग्राम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1.23 मीटर पर सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत आसान है कैलकुलेशन। ऐसे ही है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना है। एलिवेटर विद मास 2000 किलोग्राम राइजेस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, देख लीजिए। तो टी टेंशन है थ्रेड में, वेट नीचे की तरफ ऐड करेगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम ए प्लस एम जी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, टेंशन इन द थ्रेड कितना हो जाएगा 21,600 न्यूटन, ठीक है, और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी, ओके। भाई बोलना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आप सर से बात करके पीपीटीज वगैरह मंगा लेना अगर जरूरत हो आपको तो, ठीक है। फोर्स इंटरेक्ट रिक्वायर्स एटलीस्ट कभी भी फोर्स, मैंने बोला था कि सिंगल में नहीं होगा, हमेशा पेयर्स में होंगे, ठीक है। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। ये आपको शेयर हो रहा है, यस सर। वर्क एनर्जी एंड पावर, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, बराबर। तो उसी के आगे न्यूटन्स लॉ को आगे कंटिन्यू करते हुए बेसिकली एनर्जी का डेफिनेशन है और उसका वर्क के साथ रिलेशन है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। और वर्क क्या है, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड और फ्रॉम अ सिस्टम बाय अ फोर्स दैट एक्ट ऑन इट। अच्छा अब देखो, वर्क और एनर्जी दोनों एक तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। वर्क के आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एनर्जी अगेन दो तरह की होगी, वैसे वैसे बहुत तरह की होगी, लेकिन हम जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो दो तरह की होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जबकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच के बराबर होती है, mg इंटू एच के बराबर। एच क्या है, हाइट, ठीक है जी। अगला है इसमें मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज possessed by an object due to its motion। मैकेनिकल एनर्जी में फिर दो तरह के आया की बात हुई, एक तो मोशन के कारण और दूसरा स्पेशल पोजीशन के कारण, जिसपे पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूडेड है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी की, एनर्जी विच इज possessed by an object due to its motion और its stored energy of position, ठीक है। आपको पता है अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग एनर्जी। जैसे मान लो आपका मकान है, घर है, फर्स्ट फ्लोर पर आप रहते हो,
तो फर्स्ट फ्लोर से कोई चीज आप ड्रॉप कर दोगे, गिरा दोगे, तो नीचे जो है वो जो डिस्ट्रक्शन होगा कम से, एक मान लो ईंट है, ब्रिक है, फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करो तो नीचे किसी को कम चोट लगेगी, लेकिन वही अगर चौथे माले से, फोर्थ फ्लोर से अगर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, ज्यादा डैमेज होगा। इसका मतलब फोर्थ फ्लोर पर वही ब्रिक, उसके पास ज्यादा एनर्जी थी क्योंकि उसने डैमेज नीचे जाके ज्यादा किया, और फर्स्ट फ्लोर पर जब वो थी तो उसने कम डैमेज किया बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पर रहते हुए उसके पास एनर्जी कम थी। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by an object due to its position or due to its configuration। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by body due to its motion। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, an object can store energy as a result of its position or elastic shows, उसका configuration। ठीक है, अब अगला टॉपिक है वर्क। बेसिक फॉर्मूला जो वर्क का है वो आप ध्यान रखिएगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? जूल। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल। ठीक है, वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप पूछेंगे थोड़ा और डिटेल में तो मैं बोलूंगा W इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? वो वर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, इसीलिए जब हम वर्क निकालते हैं, वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट S को जो ओपन करते हैं तो आता है FS cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इन फिजिक्स वर्क हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, in physics work represents a measurable change in system caused by force। ध्यान रखिएगा, अगर आप दीवार को धक्का लगाते हैं, किसी दीवार को सुबह से शाम तक धक्का लगाइए, आप थक जाएंगे। दीवार अगर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर वही सी दीवार में आपके वर्क फोर्स लगाने से कुछ डैमेज हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाती है, उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आपने इसका मतलब वर्क किया। ठीक है, तो इन फिजिक्स work represents a measurable change in a system caused by force। अगर measurable change नहीं आया, हाँ जी, यदि डिस्प्लेसमेंट होने के बाद जब उसको फोर्स लगाना बंद कर दें, देन वो अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाए, तो उस केस में वर्क हुआ कि नहीं? वर्क होगा, बिल्कुल 100% वर्क होगा। ठीक है, इसमें दो बातें होती हैं कि आपने सपोज एक फोर्स नहीं होगा सर, है, नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन फिर से बोलिए, क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन ये था सर कि यदि हम किसी बॉडी पे या कि फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और जब हम फोर्स छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो प्रारंभिक स्थान पे आ जाता है, इनिशियल स्टेज पे। मैं समझ गया, मतलब ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक्चुअली देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन आप किसी ऑब्जेक्ट को करवा रहे हैं, ठीक है, और आपका अगर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप वहीं घूम के आ गए, साइकिल को मान लीजिए आप पीछे से धक्का दे रहे थे और बच्चा सर्कुलर पाथ पर था, आप जहां से शुरू किया फाइनली उसी पर आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इस केस में फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है भाई नेट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा, उस टाइम फ्रेम में जब आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, उस टाइम फ्रेम में वर्क 0 होगा। लेकिन दूसरे अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम लेंगे तो उसमें वर्क एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉर गिवन टाइम फ्रेम, जो आपने पूरा टाइम फ्रेम चूज किया जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, उसमें वर्क आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए, आप पूरे सर्कल में छोटे छोटे पार्ट्स में अगर वर्क आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर वर्क होगा। ठीक है, लेकिन नेट वर्क क्या हो जाएगा? 0। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आप एक
कोई पर्सन है, उसके सर पर आप पूरा सामान रख दो और वो पर्सन मूव करता है, ठीक है, मूव करता जाए और फिर सामान आप उठा के वापस ले लो, उससे उसके सर से हटा लो, तो उस समय वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है उस लगेज पर, और लगेज कैसे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल हुआ तो जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा वाला, तो कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो उसमें भी कुछ, तो ऐसे केस में आप कुली को पैसे नहीं देंगे क्योंकि कुली ने तो कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। तो फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं। फिजिक्स क्या कहता है? नेट डिस्प्लेसमेंट देखता है, ठीक है, चेंज देखता है, ठीक है, और ये देखता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 नहीं रहा, ठीक है। ख्याल आ गया? चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था। हाँ, यहां पर देखिएगा, वही सब बातें हैं। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, बीच में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं। कल का जो लास्ट लेक्चर में आपने स्टोर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस था। एक तो क्वेश्चन था किसी का जिसमें उन्होंने टीओआर की बात करी थी, याद है? आज नहीं है क्या वो, जिसमें, हेलो, यस टीओआर वाला सम किसने पूछा था आप में से? नहीं है आज, लग रहा है। कोई बात। हेलो। हाँ जी, हाँ सर। टीओआर जो था उसमें आपका इनिशियल बैलेंस और फिर फाइनल बैलेंस जो था वो वाला सम किसका था? आपका था? मेरा था सर, मेरा था इनिशियल बैलेंस। हाँ, एक्चुअली इसमें जो टीओआर है ना, जो सेंट्रल रेलवे वाला आपने बताया था क्वेश्चन, तो उसमें टीओआर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई इशू होता है, ठीक है। अब इशू तो इसमें हुआ नहीं है, ठीक है, तो इशू क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो इसलिए इस केस में टीओआर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, और दूसरा एक था, आपने था कि जो जूनियर स्केल, एक किसी का और क्वेश्चन था कि जूनियर स्केल में जो नॉन स्टॉप जो है रिक्विजिशन कौन साइन का पावर कितना है, ऐसा कुछ था। यस। हाँ, वो 25,000 रुपए का है पावर, 25,000 का है जूनियर स्केल, 25,000, ठीक है। ऐसा मैंने कल जी, सर वो फिर सीनियर स्केल में कितना आएगा सर? सीनियर स्केल में 50,000 है। तो उनका सवाल शायद डीएसटी साहब का ही था, मतलब डीएसटी लेवल का जो है वो था शायद सवाल डीएसटी। ये जो पार्ट एफ में अपना एसओपी है ना, उसका उसमें ये दिया हुआ है, लेटेस्ट है, तो ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन था वही था। और बाकी और भी क्वेश्चंस आप हो तो मैंने नंबर छोड़ रखा है, आप उसमें स्टोर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, स्टोर या फिजिक्स से रिलेटेड, आप उसमें क्वेश्चन आप टाइप कर देंगे, मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई। मैथमेटिकली क्या होता है? W इज इक्वल टू F इंटू डी। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, मैथमेटिकली आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फोर्स जो है पैरेलल है टू द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और किसी एंगल पर है
तो उसके लिए आपको cos थीटा निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप जरा डायग्राम देख लीजिए ABC में, जल्दी से आप खुद देख के कैलकुलेट करिए, नीचे कैलकुलेशन है प्लीज। जब हो जाए तो यस बोल दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, आगे समझ में, आगे बढ़ जाए। यस सर। यस। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद आती है बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आफ्टर एन ऑब्जेक्ट हैज बीन लिफ्टेड टू हाइट, वर्क इज डन। जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो हम वर्क करते हैं उस बॉडी पर, ठीक है। वही वर्क उस बॉडी में एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है F इंटू डी। फोर्स क्या है? mg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ mg, और mg इंटू h क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उस बॉडी में। तो mgh से एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, आप छोटा सा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट बाय 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिक्रीज इन हाइट 4.5। अच्छा, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये क्या बनती है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिलके क्या बनते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है mgh। m कितना है? 5 किलोग्राम। g की वैल्यू 9.8 की जगह इन्होंने 10 लिया हुआ है, ठीक है, चलेगा। और हाइट कितनी है? 4.5, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 225। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेशन देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। उसी में कितना लॉस हुआ, ठीक है। इसको, इस सम को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। बाकी तो छोड़ भी सकते हैं अपने छोटे छोटे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आप कर पाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ा तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? पावर इज रेट दैट वी यूज एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, रेट का मतलब टाइम रेट, हाँ, ठीक है। तो पावर कैसे डिफाइंड है? चेंज इन या वर्क डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, ये एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। आप दूसरे लाइन में देख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। P इज इक्वल टू W बाई टी हो जाएगा। W की वैल्यू कितनी होती है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो D बाई टी, डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाता है? V हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। क्या होगी? जूल पर सेकेंड, जिसको हम आगे चल के वाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वाट, इसको और भी दूसरे यूनिट से मेजर करते हैं, इसमें हॉर्स पावर होता है। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है? अगर परफॉर्म 100 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, वी कॉल 100 वाट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको जरा फॉलो कर लें। एक सम है, 5 किलोग्राम कार्ट इज पुश्ड बाय 30 न्यूटन फोर्स
against friction of a distance of 10 meter, friction for a distance of 10 meter in 5 seconds. Determine the power needed to move the cart. आई थिंक हो गया होगा, काफी आसान है। चलें आगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट। ये आपको यहाँ पर नया पीपीटी दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन हीट एंड वर्क, ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली हम टेम्परेचर की बात तो काफी कर चुके हैं। अब एक ही बात मेरे को समझनी है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है उसका उसका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है। डायमेंशन चेंज होने का मतलब हुआ कि उसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट आता है, उसके एरिया में भी इंक्रीमेंट आता है और उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या उसके सारे डायमेंशंस में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसके लेंथ में केवल चेंज आया, कोई लीनियर बॉडी है, ठीक है, थ्रेड है मान लीजिए या पतला सा रॉड है, उसके लेंथ में चेंज आया तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन इसमें चेंज आया। ठीक है, अगर उसके एरिया में चेंज आ गया तो 2 डायमेंशन चेंज हुआ और वॉल्यूम में चेंज हुआ तो 3 डायमेंशन चेंज हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉमन जो टेम्परेचर स्केल्स है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बात उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे एब्सोल्यूट जीरो का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां से था। इसको जरा अगर मन हो तो एक बार देख लेना। अब बात हम करेंगे एक डायमेंशन में अगर चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर है किसी बॉडी का, मान लीजिए टी नॉट, थोड़ी अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, कितना डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके कारण उस टेम्परेचर चेंज के कारण उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। तो अब एल नॉट इनिशियल लेंथ था, अब बढ़ के कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। किस टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आएगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट। एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर ये लेंथ में आया है, ठीक है, अगर एरिया में चेंज आता है तो वहां पर ए नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल एरिया, तो यहाँ पर चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। ठीक है, अल्फा 2 अल्फा क्यों आया, क्योंकि एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, 2 अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और ऐसे ही वॉल्यूम में क्या होगा, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने बीटा यूज किया है, बीटा वी नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और बीटा को नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हैं उनके इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, ये अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब भी ठीक है।
ये जरा पढ़ लीजिएगा, वाटर टेम्परेचर ऑफ अ फ्रिजिड कोल्ड लेक, ये पूरा जरा पढ़ लीजिए और मैं 1 मिनट में वापस आता हूं, जरा आप इसको तब तक पढ़िए प्लीज। ठीक है, आई थिंक आपने ये पढ़ लिया होगा। चले आगे या कुछ डाउट है? बताइए। आगे बढ़ें सर। ठीक है जी, ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया। टॉपिक में बस 3 ही बात खास चीज थी जिसको आप याद रख सकते हैं। ये है कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको याद रखना है, और कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा एल अगर चेंज आता है किसी स्ट्रिप में, लेंथ में, रेल को जब 2 पटरियों को ज्वाइंट करते हैं तो उनके बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन के चांसेस हैं, तो बकलिंग ना हो, वो बल्ज आउट ना हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा गैप रखते हैं। ठीक है, तो वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उस चीज मेंटेन करी जाती है। ठीक है, इवन दो बिल्डिंग ब्लॉक्स, 2 बिल्डिंग के 2 ब्लॉक्स के बीच में भी इसलिए गैप रखा जाता है, वो सब केवल एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बस ये भी टॉपिक हो गया आई थिंक, और बहुत इसमें तो खैर बहुत लंबा टॉपिक है और चीजें हैं नहीं आपके उसमें। ठीक है, तो अगली टॉपिक पर हम चल देते हैं, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में आइडिया तो काफी होगा आप लोगों को। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली रिटन डाउन में फिजिक्स में सबसे पुराना प्रिंसिपल है। ठीक है, जो कि मतलब ऐसे समझें कि बहुत पहले
ये न्यूटन वगैरह के काफी पहले, ये बिफोर क्राइस्ट में ये रूल बन के आया था। आर्किमिडीज साहब बिफोर क्राइस्ट के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, थिंक टैंक थे। पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट सबमर्ज। जब भी किसी बॉडी को डुबोया जाता है किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में, पार्टली या कंप्लीटली, ठीक है, ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड अपीयर्स टू वेट लेस देन इन एयर। हवा में जो उसका वेट होता है उसके कंपैरिजन में जब उसको लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसका वेट कम महसूस होता है। वेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कम महसूस होता है, थोड़ा वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है व्हेन प्लेस्ड इन फ्लूइड मेनी ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। जब भी कई ऐसी चीजें होती हैं जब हम उनको फ्लूइड में रखते हैं तो वो फ्लोट करते हैं। जस्ट एक मिनट प्लीज, आगे ना सब। हेलो, हाँ तो सब किस लिए? अच्छा, मैं एक काम करूँ साहब, सुनिए, मैं ना अभी मेरे लेक्चर में था, मैं 11:30 बजे हो जाऊंगा, तो फिर बात करो। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज कंटिन्यू करते हैं। तो व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, किसी ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में रखते हैं, मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो फ्लोट होते हैं, कई तो डूब भी जाते हैं, ठीक है। बोथ आर एग्जांपल ऑफ बॉयंसी। दोनों एग्जांपल जो हैं इनको हम जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया उसको हम बोलते हैं बॉयंसी का, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक फिगर है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सी फिगर। एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ फ्लूइड है, एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। और इस अपवर्ड फोर्स को जब भी किसी चीज को आप ध्यान रखिएगा लिक्विड में डालोगे तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स आपको महसूस होगा जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? बॉयंट फोर्स, ठीक है, ओके। अच्छा, नेचुरल सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटी भी अपना काम करेगी, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है, वो तो देखिए ग्रेविटेशनल पुल तो हवा में भी लगेगा, लेकिन हवा में ग्रेविटेशनल पुल ही होगा, बॉयंट फोर्स नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में जब ले जाएंगे उसको, लिक्विड में जब ले जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही, साथ में बॉयंट फोर्स भी होगा, साथ में क्या होगा, बॉयंट फोर्स भी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। दिस बॉयंट फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉयंट फोर्स, दिस बॉयंट फोर्स B इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जब जिस ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है उस पर वो फ्लूइड जो है जिसमें डुबोया जाता है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। सिंस द फ्लूइड इज स्टैटिक द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। और फ्लूइड आपकी स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। सो द बॉयंट फोर्स बैलेंसेस द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉयंट फोर्स क्या करती है, जो आपकी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या करती है, बैलेंस कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है। और नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी के कारण ऑब्जेक्ट जो है पानी में नीचे डूबता नहीं है, नीचे डूबता नहीं है, ठीक है, ख्याल आ गया। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ Fy, वर्टिकल डायरेक्शन y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अगला पॉइंट है B इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस अप्लाइड बाय फ्लूइड सराउंडिंग टू ऑब्जेक्ट। B क्या है, बॉयंट फोर्स क्या है, लिक्विड के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स है, ठीक है। तो इस बॉयंट फोर्स को समझने के लिए समझने वाला जो पहले पर्सन थे उनका नाम था आर्किमिडीज, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इस चीज को जरा समझिए कि भाई बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता क्या है।
अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पार्टली या कंप्लीटली डुबोया जाता है तो उसके वेट में कमी आ जाती है। ये जो वेट में कमी आती है ये किसके बराबर होता है? ये वेट में आई हुई कमी किसके बराबर होगी? उस पर लगने वाले बॉइंट फोर्स के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसको जरा थोड़ा और समझ लेते हैं। यहां पर जरा ये एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर समझना है, ठीक है, तो जरा देखिएगा। ये जल्दी से मैं इसको कवर करा दूं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकता है आ जाए, एक ही आएगा अगर आएगा तो। टू अंडरस्टैंड आर्किमिडीज इन मोर डिटेल, कंसीडर अ सिंपल केस ऑफ अ क्यूबिक शेप ऑब्जेक्ट। कोई एक क्यूबिक शेप ऑब्जेक्ट है, उसको देखते हैं, जिसकी हाइट h है, आप फिगर में देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg नीचे की तरफ है, बॉइंट फोर्स B ऊपर की तरफ है। फ्लोटिंग सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, लिक्विड जिसमें ये डुबोया गया है उसकी डेंसिटी क्या है? रो फ्लूइड के नाम से। जब वाटर है तो वाटर की डेंसिटी रो फ्लूइड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यूज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड फोर्स, प्रेशर को कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर लेते हैं। द प्रेशर टॉप पर, ऊपर वाले सरफेस पर जो प्रेशर है उसको पी टॉप रखा है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द क्यूब कॉज डाउनवर्ड फोर्स। तो प्रेशर ऊपर से लगेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा? पी टॉप इंटू ए। फोर्स प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाता है? फोर्स। तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा? पी टॉप इंटू ए ऑन द अपर फेस। ऐसे ही नीचे वाले सरफेस पर ऊपर की तरफ प्रेशर होगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पी बॉटम, बीओटी। ठीक है, तो एफ ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? पी बॉटम इंटू ए ऑन द लोअर फेस। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? बॉटम वाला पी बॉटम माइनस पी टॉप इंटू ए। ये ध्यान रखिएगा, पी बॉटम माइनस पी टॉप, बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर इंटू एरिया, यही हो जाएगा आपका बॉइंट फोर्स। और ये किसके बराबर होगा? प्रेशर किसके बराबर होता है? रो फ्लूइड इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। ठीक है, रो फ्लूइड इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से कई बार आप एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। तो अगर 1 और 2 को कंबाइन कर दें, 1 और 2 को कंबाइन कर दें तो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा? रो फ्लूइड इंटू जी इंटू एच, रो फ्लूइड इंटू जी इंटू एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए भी आ जाएगा, बिकॉज पी बॉटम और ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो बहुत आसान तरीका है, फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो डुबोया गया है, ए उसका एरिया, सरफेस का एरिया। ठीक है, ए, ये मिलके क्या बनेगा? आपका पॉइंट फोर्स बनेगा। आगे देखो आप कि एरिया इंटू हाइट क्या बन जाता है? वॉल्यूम। ए इंटू एच क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रो फ्लूइड इंटू जी इंटू वी यहां पर बना। ठीक है, रो फ्लूइड इंटू वी क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, रो फ्लूइड इंटू वी क्या हो गया भाई? जितना ऑब्जेक्ट को आप डुबोगे उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा। तो वी यहां पर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो रो फ्लूइड इंटू वी क्या बन गया? मास ऑफ द, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, और मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी क्या बन गया? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी जोरदार पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो पंच लाइन होगी, पॉइंट फोर्स जो लगने वाला पॉइंट फोर्स होगा किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। किसके वेट के बराबर होगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक भी यही कंप्लीट होता है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, बताइए।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कुछ और बातचीत करना है किसी को? एक बार किसी को तो बोलना पड़ेगा। सर ठीक है, तो चलें आगे चलें। हाँ सर, नेक्स्ट। ओके ओके। ये आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल कंबस्शन इंजन का एक पीडीएफ है। अभी नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, एक ही मिनट। अभी दिखा? अभी दिख रहा है सर, ओके ओके। अभी दिख रहा है। हाँ जी। तो ये मैकेनिकल का टॉपिक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, अपने जो पहले डीजल इंजन वगैरह होते थे, इसको हम ये एक तरह से इंटरनल कंबस्शन इंजन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एन इंटरनल कंबस्शन इंजन is a heat engine in which the combustion of fuel occurs with oxidizer. Oxidizer क्या होता है? एयर होता है in combustion chamber. That is an integral part of working fluid flow circuit. ठीक है, in an internal combustion engine, the expansion of high temperature and high pressure gas produced by combustion applied direct force to some component of the engine. ठीक है, इसको आगे समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अपने इंजन में अपने लोगों की बात करें तो इसमें एक सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर का पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और पिस्टन के हर मूवमेंट के साथ क्या होता है, उसमें फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर एयर क्या की जाती है, थ्रो करी जाती है, और वहां से उसको कंप्रेस किया जाता है और वहां पर उसकी बर्निंग होती है। और उस बर्निंग के साथ जब वो एक्सपेंड होता है आपका, तो एक्सपेंशन के साथ कुछ अटैचमेंट होता है। ठीक है, अभी आप फिगर में देखेंगे, और उसके साथ आपका कंपोनेंट जो भी अटैच होता है वो मूव करता है। ठीक है, ओके। द एक्सपेंशन, यहाँ से देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस प्रोड्यूस्ड बाई कंबशन अप्लाइड डायरेक्ट force to some component of the engine. ठीक है, the force is typically applied to piston, ठीक है, टर्बाइन ब्लेड्स हो या रोटर हो। ठीक है, इसको वेंकल इंजन बोलते हैं। ठीक है, और नोजल जेट। ठीक है, ये फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? पिस्टन पर हो सकता है, टर्बाइन ब्लेड्स पर हो सकता है, रोटर पर हो सकता है, और नोजल में भी हो सकता है। ठीक है, दिस फोर्स moves the component over a distance, transforming chemical energy into kinetic energy, which is used to propel. ठीक है, और उससे क्या होता है, केमिकल एनर्जी है, एयर है और आपकी फ्यूल है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है बर्निंग के कारण। ठीक है, हीट में, और हीट से क्या होता है, आपका फाइनली काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसमें आपका पिस्टन और दूसरी चीजें मूव करा के एनर्जी हार्नेस करी जाती है। More power, whatever the engine is attached. This replace the external combustion engine for application where the weight or size of engine was more important. ठीक है, तो जो internal combustion engine है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनका weight और size काफी compact होता है in comparison to external combustion engine. ठीक है, ये जो पहले आता था कोयले वाला, ठीक है, लोको, तो कोयले वाला जो था वो एक्सटर्नल कंबस्शन था। ठीक है, जबकि आपका जो डीजल इंजन है, ठीक है, ये सारे के सारे डीजल लोकोस हैं, इसमें आईसी इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। फर्स्ट मॉडर्न इंटरनल कंबस्शन इंजन नोन एज ऑटो इंजन वाज क्रिएटेड 1876 में, ऑटो ने बनाया था। ठीक है,
The term internal combustion engine usually refer to an engine in which combustion is intermittent. ये जरा ध्यान देने वाली बात, कंबस्शन जो है, जो फ्यूल का चलना है वो इंटरमिटेंट होता है, एक साइकिल में होगा दूसरे साइकिल में नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे समझ लेते हैं, जब पिस्टन एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो कंबस्शन होगा, जब रिटर्न होगा तो कंबस्शन नहीं होगा, ठीक है। ओके, सच इंटरमिटेंट का मतलब एक के बाद एक छोड़कर, इज इंटरमिटेंट सच एज मोर फेमिलियर 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन। हमारे जो 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, जैसे अब की बाइक में भी 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, या कार में भी 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन लगे होते हैं, इसमें जो फ्यूल का कंजम्पशन कंबस्शन होता है, फ्यूल जो जलती है वो इंटरमिटेंट साइकिल्स में जलती है, ठीक है। ओके, इसको हम एक तरह से क्लास वन इंटरनल मतलब आईसीज बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अ सेकेंड क्लास इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज कॉन्टिन्यूअस कंबस्शन। इसमें क्या होता है, दूसरे तरह का कैटेगरी है, उसका में हम कॉन्टिन्यूअस कंबस्शन होता है, लगातार बर्निंग होती है और लगातार आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड क्लास है वो ज्यादा एफिशिएंट इंजन माने जाते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल है गैस टरबाइंस, जो कि अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। गैस टरबाइंस, जेट इंजन्स, जो आपके जेट इंजन्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन और आपके फाइटर जेट्स में लगे होते हैं, ठीक है। और एंड मोस्ट रॉकेट इंजन्स, जो रॉकेट में इंजन्स लगे होते हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो सेकेंड क्लास वाले हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूअस कंबस्शन होता है, ठीक है, इंटरमिटेंट नहीं होता है, ठीक है। ईच ऑफ विच आर इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज प्रीवियसली डिस्क्राइब, ठीक है। और उसी तरह से इसमें भी आपके सारे पिस्टन्स होंगे, मूवेबल पार्ट्स होंगे, एयर के साथ फ्यूल को मिक्स किया जाएगा और उसका इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चैम्बर में, ठीक है। While there are many stationary applications, most internal combustion engines ICs are used in mobile applications, ठीक है। जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होता है, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है, आपके एयरक्राफ्ट में यूज होता है, आपकी बोट्स में, सबमरीन्स में, सब जगह यही यूज होता है, ठीक है। इंटरनल आईसीज आर टिपिकली पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का मतलब आपका डीजल वगैरह हो गया, ठीक है, लाइक नेचुरल गैस, और हाँ नेचुरल गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोडक्ट सच एज गैसोलीन, डीजल फ्यूल और फ्यूल ऑयल, ठीक है। रिन्यूएबल, जो हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स लाइक बायोडीजल आर यूज्ड इन कंप्रेशन आईसीज इंजन्स, एंड बायोइथेनॉल भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोइथेनॉल और स्पार्क इंजन, ठीक है। रिन्यूएबल फ्यूल्स आर कॉमनली ब्लेंड विद फॉसिल फ्यूल्स। रिन्यूएबल फ्यूल को जनरली अलग से नहीं हम यूज करते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, ठीक है। आजकल तो हाइड्रोजन बेस्ड भी धीरे धीरे आईसीज आने लगी हैं। हाइड्रोजन विच आर रेयरली यूज्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईदर फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आईसी का एक एग्जांपल यहाँ है, इसमें आप देख लें, इंजन है पूरा, ये हर जगह, ये 4 स्ट्रोक इंजन का एक एग्जांपल है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे सी है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट से ही आपका क्रैंक से ही पूरा व्हील वगैरह अटैच्ड होते हैं और इसी से आपका मूवमेंट सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ओके, क्रैंक शाफ्ट है। ई है, इसमें एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट है, ठीक है, ठीक है। आई है इनलेट कैम शाफ्ट। पी है, इसमें पिस्टन, पिस्टन जो मूव करता है सिलेंडर के अंदर। आर है कनेक्टिंग रॉड, आर देख सकते हैं जो आपका क्रैंक शाफ्ट को इससे पिस्टन से कनेक्ट करता है, उसको हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, ठीक है। एस आपका स्पार्क प्लग है, देख सकते हैं, यहीं से इग्निशन होता है, ठीक है। वी जो है वो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स ओपन होते हैं, ओपन होने के साथ ही इसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। दोनों तरह से काम करते हैं वॉल्व्स, एक तो एग्जॉस्ट को बाहर करने के लिए, ठीक है, और इनटेक के लिए, ठीक है। और
W इसमें है, W आप देख सकते हैं कूलिंग वाटर जैकेट होते हैं, ठीक है, इसको पूरे सिस्टम को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, ठीक है। और इंजन की बॉडी है, बाकी ग्रे स्ट्रक्चर से दिखाई गई है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है गैस टरबाइन। ठीक है, गैस टरबाइन also called a combustion turbine, a type of continuous flow internal combustion engine। ये एक तरह का आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन ही है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है और कॉन्टिन्यूस बर्निंग होती है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलती है। तो ये सेकेंड क्लास या क्लास 2 सिस्टम था जिसमें इंटरमिटेंट नहीं होता है, इसमें कॉन्टिन्यूस आपकी एनर्जी आपको मिलती है और कॉन्टिन्यूस बर्निंग होती है फ्यूल की। ठीक है, द मेन parts common to all gas turbine engines from the power producing parts known as gas generator or core, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब इसमें मेन पार्ट क्या है, एक तो कॉमन पार्ट है सभी में, जितने भी होंगे सब में यही होगा ही होगा। एक तो रोटेटिंग गैस कंप्रेसर है, दूसरा एक कंबस्टर होता है, तीसरा होता है कंप्रेसर होता है जो टरबाइन को कंप्रेसर ड्राइविंग टरबाइन होती है। ठीक है, एडिशनल कंपोनेंट हैव टू बी एडेड टू द गैस जनरेटर टू सूट इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, जो आपके गैस टरबाइन होते हैं ये हर सेक्शन में यूज होते हैं, आज रॉकेट से लेके सबमरीन तक यही गैस टरबाइंस मोस्टली यूज होते हैं। तो स्पेशल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से काफी कंपोनेंट्स में चेंज किए जाते हैं। ठीक है, कॉमन टू ऑल इन एयर इनलेट, ठीक है, बट विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ मरीन यूज। ठीक है, लैंड यूज एंड फ्लाइट, आपको पता है फ्लाइट्स में भी यही यूज होने वाले हैं आपके गैस टरबाइन इंजन। ठीक है, इसको आप जेट इंजन बोलते हो। एट अच्छा, अलग अलग स्पीड पर आप यूज करते हो, स्टेशनरी वे में यूज करते हो, सुपरसोनिक तक भी आप यूज करते हो। ठीक है, अब प्रोपेलिंग नोजल इज एडेड टू प्रोड्यूस थ्रस्ट टू फाइट, इसमें अलग टाइप के नोजल्स और अलग टाइप की चीजें इसमें ऐड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और क्या करते हैं, एन एक्स्ट्रा टरबाइन इज एडेड टू डेराइव अ प्रोपेलर। एक्स्ट्रा टरबाइन भी हम यूज करते हैं प्रोपेलर को घुमाने के लिए, एंड टू और डक्टेड फैन यूज करते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, एट सबसोनिक फाइट स्पीड। मतलब क्या होता है, जो मेन बॉडी कंपोनेंट है वो रोटेटिंग गैस कंप्रेसर है, कंबस्टर है और कंप्रेसर ड्राइविंग टरबाइन है। इसके अलावा एज पर नीड, क्योंकि जो गैस टरबाइन है बहुत वास्ट यूज के लिए यूज होती है। ठीक है, वास्ट एरिया में यूज होती है, तो एज पर स्पेसिफिक नीड इसमें और भी चीजें ऐड करी जाती है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा टरबाइन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेराइव हेलीकॉप्टर रोटर और लैंड व्हीकल ट्रांसमिशन, मरीन प्रोपेलर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, ग्रेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो फॉर फ्लाइट इज अचीव्ड विद द एडिशन ऑफ आफ्टर बर्नर। हम इसमें आफ्टर बर्नर भी लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए जेट आपका मान लीजिए बोइंग वगैरह है, बोइंग उसमें क्या होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है, इसका वेट को के अकॉर्डिंग भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर बर्नर्स भी लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो आपका गैस टरबाइन है ये एक साइकिल होती है। ठीक है, बेसिकली जैसे आपने कॉर्नोट साइकिल पढ़ा होगा, कॉर्नोट इंजन के बारे में पढ़ा होगा, वैसे ही ये भी आप है एक ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है, ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है। वो मोर और लेस आपका जो बेसिक चीज है ना वो वही है, कौन सा, कॉर्नोट इंजन की ही साइकिल है। ठीक है, द बेसिक ऑपरेशन ऑफ गैस टरबाइन इज ब्रेटन साइकिल विद एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड। एयर ही इसमें वर्किंग फ्लूइड होती है, किसमें, ब्रेटन साइकिल में। एटमॉस्फेरिक एयर फ्लोज थ्रू अ कंप्रेसर दैट ब्रिंग्स इट टू हायर प्रेशर। ठीक है, energy is then added by spraying fuel into the air
and igniting it so that the combustion generates a high temperature flow. ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ब्रोटन साइकिल के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया है, ये देख लीजिए। क्लासिकल ओवरऑल जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लासिकली ये जो कार्नोट इंजन है उसी के वे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हीट लेना होता है TH से, हाई जो TH है हाई टेम्परेचर वाला सोर्स है उससे लेना होता है, ठीक है। ठीक है, इसमें हाई टेम्परेचर से आपने क्या लिया, हीट लिया, और उसके बाद में आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है पिस्टन के मूवमेंट के चलते, और बाकी जो हीट होती है वो आपकी TC लो जो टेम्परेचर है वाला एटमॉस्फेयर है, ठीक है, रिजर्वायर है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो HQ माइनस HQ हीट आती है, HC हीट निकाल दी जाती, तो W किसके बराबर होगा, HQ माइनस HC के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हीट रिकवरी वगैरह है, ये ध्यान रखिएगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी आपको ध्यान रखना है। थर्मल किसी भी कोई भी हीट इंजन है उसकी थर्मल एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है, वर्क W/Q in, कितना हीट आपने इनपुट में दिया है और कितना वर्क हुआ, तो W/Q in से दिया जाता है। अच्छा, W किसके बराबर होगा, Q in माइनस Q out के बराबर होगा। तो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q in माइनस Q out डिवाइड बाई Q in। Q in क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, Q out क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और W क्या है, वर्क डन बाई हीट इंजन, ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स हैं सुपर चार्जिंग एंड इंटरकूलिंग, ठीक है। सुपर चार्जिंग क्या होता है, सुपर चार्जिंग इज अ प्रोसेस which helps to increase the suction pressure of IC engines above the atmospheric pressure. Alternatively, दूसरे तरह से कैसे समझ सकते हैं, सप्लाई अ चार्ज, चार्ज का मतलब होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, सप्लाई अ चार्ज टू द intake of at pressure higher than the surrounding atmosphere, ठीक है। The main objective of supercharging is to increase the air charge per cycle. मतलब क्या होता है, सुपर चार्जिंग से हम जो इनटेक है, ठीक है, इनटेक है फ्यूल और एयर का, वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, ठीक है, पर साइकिल। परमिट्स, इससे होता क्या है, बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड दस इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। और सुपर चार्जिंग से क्या होता है, आपकी जो इंजन है उसका जो पावर है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हम हायर प्रेशर पर हम बहुत सारा आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिस्टम में थ्रो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इंटरकूलिंग, ठीक है। इंटरकूलिंग क्या होता है, इट इज ए स्टेज ऑफ मल्टी कंप्रेशन इन अ गैस टरबाइन। आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ गैस इन द फर्स्ट कंप्रेसर, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड एंड गैस इज पास थ्रू द इंटरकूलर where its temperature decrease. इंटरकूलिंग आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बीच का एक स्टेज है जिसमें हम जो आपका गैस है उसको हम पास करते हैं कि उसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाए। द इंटरकूलिंग प्रोसेस इज डन बाय पासिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। और इससे हम इसमें कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर और एयर इसमें पास करते हैं सो दैट इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, ठीक है। इंटरकूलिंग इज द प्रोसेस of cooling the heated intake air after the turbocharger or supercharger before it enters in the combustion chamber. combustion chambers में enter करने से पहले थोड़ा इसको कूल किया जाता है, ठीक है। intercooler increases the cycle of efficiency due to lowering the inlet pressure temperature to the एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, a single intercooler improves the cycle efficiency by
अप्रोक्सीमेटली 3%, ठीक है। इससे अगर आप इंटरकूलिंग प्रोसेस इंटरकूलर यूज करते हो तो जो साइकिल की एफिशिएंसी है आपकी, ठीक है, वो 3% के अराउंड बढ़ जाती है। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, और 10-15 मिनट्स के बाद आपका दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप डाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। हाँ, ओके सर। ओके ओके, प्लीज। ठीक है सर। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर। सर ये पीपीटी शेयर करवा दीजिएगा। अरे यार कलाकार ही हो। ये पहले वर्ष